हेलो गाइज, आज हम सभी विज्ञान साइंस पाठ 2 प्रकाश लाइट का प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, इसकी क्या होती है? तो किससे प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? तो हम कहेंगे आंसर तरंगदैर्ध्य से। अगला प्रश्न है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार के किरणपुंज है? जो पृथ्वी पे सूर्य के प्रकाश आती है, तो ये प्रकाश किस प्रकार से आती है? तो हम क्या कहेंगे जी कि ये समांतर होती है। समांतर क्या होगी? समांतर। अगला प्रश्न है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी रहती है? तो आंसर होगा वैसे ही रहती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं प्रकाश लाइट छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं जी? तो फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? वेव है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की वेव है? तो हम कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? यह किया गया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके यानी किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत, इसका आंसर होगा हाइगेंस के द्वारा। हाइगेंस के द्वारा। अगला प्रश्न है, अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? तो असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस होते हैं। अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? तो असमान फोकस दूरी, यानी एक समान फोकस दूरी नहीं होना चाहिए, कि दो उत्तल लेंस होते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या कहलाती है? तो हम क्या कहेंगे? प्रकीर्णन कहलाती है, स्कैटरिंग कहलाती है। ये स्कैटरिंग स्कैटरिंग कहलाती है, प्रकीर्णन कहलाती है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो इसकी क्या होती है? तो आवृत्ति समान बनी रहती है। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? आकाश का रंग जो होता है वो नीला दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है, क्यों? कारण बताएं। तो इसका आंसर होगा छोटी तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश बड़ी तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। यानी करेगा जो छोटी तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश बड़ी तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, जिस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, किसी गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसका कारण बताना है कि किसी गुणधर्म के कारण पानी से भरी बाल्टी, हमें बाल्टी मानते हैं, और इस बाल्टी में पानी क्या है जी? भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और इसमें एक छड़ी को डुबाया गया है। छड़ी को डुबाया गया है, तो छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होता है, और हम छड़ी सीधे डाले हैं, और ये छड़ी कैसे दिखाई देता है बाहर से देखने पे? कि छड़ी मुड़ी हुई है। तो किस कारण से हमें दिखाई देता है कि छड़ी जो है मुड़ी हुई है? तो अपवर्तन के कारण से। अपवर्तन के कारण से। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जो प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला प्रश्न है,
इंद्रधनुष बनने के कारण है। इंद्रधनुष जो बनते हैं इसमें 7 रंग होते हैं, 7 कलर होते हैं। तो इंद्रधनुष बनने के कारण होते हैं। इंद्रधनुष कब बनते हैं? तो आंसर होगा वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। जब वायुमंडल में क्या होता है, सूर्य की किरण जब निकलती है, सूर्य की किरण, तो सूर्य की किरणों के कारण जो वर्षा होती है, तो वर्षा के द्वारा, वर्षा का जो जल होती है, इनके द्वारा क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन होता है। प्रकाश का परिवर्तन होता है तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है मृग तृष्णा मिराज, उदाहरण दीजिए। ये कब बनता है और कैसे बनता है? तो मृग तृष्णा मिराज अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का ये उदाहरण है। अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का ये उदाहरण है। हम लोग रोडों पर कभी कभी गर्मी के दिनों में देखते हैं कि यहाँ हम है और ये कुछ दूरी के स्थान पे क्या होता है, यहाँ एक कुहा के जैसे लगता है कि यहाँ पे कोई चीज़ तेल गिरा या यहाँ पे धुआं के जैसा उठता है। तो हमारी आँखों के द्वारा जो ये आभास होता है कि वहाँ पे कुछ ना होता फिर भी आभास होता है, इसी के आभास को हम क्या कहते हैं, मृग तृष्णा कहते हैं। मृग मरीचिका भी इसका नाम है। अगला प्रश्न है प्रकाश में ध्रुवन की घटना। ध्रुवन की घटना, प्रकाश में ध्रुवन की घटना से सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। क्या है प्रकाश तरंगे? तो प्रकाश तरंगे के आंसर होगा अनुप्रस्थ। प्रकाश तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे है। अगला प्रश्न है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो आंसर होगा तरंग एवं कण दोनों के समान। तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। अगला प्रश्न है तरनताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होगा आंसर अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो जहाँ मछली, आंसर होगा जहाँ मछली दिखाई दे उसके ठीक ऊपर। अब यहाँ समुद्र है और मछलियाँ यहाँ है, तो जो मछुआरा है, यहाँ मछुआरा खड़ा है और ये भाला लिया हाथ में। भाला कहाँ लगेगा? जहाँ मछली है वहाँ पे नहीं, इसके ठीक ऊपर लगाएगा, इसके ठीक ऊपर। अगला प्रश्न है कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, उसकी क्या कारण है? तो आंसर होगा सही वर्ण संयोजन के कारण। अगला प्रश्न है पीले रंग का पूरक रंग क्या है? पीले रंग का पूरक रंग क्या है? तो इसका पीले रंग का पूरक आंसर होगा नीला। अगला प्रश्न है अंतर्दर्शी इंडोस्कोप क्या है? तो यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है। अगला प्रश्न है मायोपिया से क्या तात्पर्य है? यानी मायोपिया किस दोष का कारण है? तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष का कारण है। तो इसका ट्रिक है माँ और पिया दोनों क्या होते हैं? माँ और पिया दोनों नज़दीक होते हैं। माँ और पिया दोनों नज़दीक होते हैं, इसलिए इसका ट्रिक होगा कि मायोपिया से निकट दृष्टि दोष। और दूसरा क्वेश्चन है हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ ये किससे संबंधित होता है? तो ये दूर दृष्टि दोष से संबंधित होता है। हाइपर, इसका ट्रिक होगा कि तुमको देखने से हाई टेंशन हो जाता है, तुम दूर ही रहो। हाई टेंशन हो जाता है, तुम दूर ही रहो। तो हाइपरमेट्रोपिया से क्या होगा? दूर दृष्टि। माँ और पिया निकट रहते हैं, तो माइपिया से निकट दृष्टि दोष होता है, हाइपरमेट्रोपिया से
दूरदृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो हम कहेंगे कि इसका क्या है आंसर, मायोपिया, यानी निकट दृष्टि दोष के कारण उसका आँख में दोष आ गया है, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो इसका आंसर होगा दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका इकाई है? ल्यूमेन, तो हम कहेंगे ज्योति फ्लक्स का, ज्योति फ्लक्स का। अगला प्रश्न है, दूरबीन टेलीस्कोप क्या है? तो दूर की वस्तु देखने का यंत्र दूरबीन कहलाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग कितना मिनट में सूर्य का प्रकाश धरती पे आ जाती है, पृथ्वी पे आ जाती है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति है कितना होती है? प्रकाश की गति, लाइट की गति कितना होती है जी? तो लाइट की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, VVI सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो आंसर होगा किरीट, यानी इसका नाम एक और है कोरोना। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? तो 250 सेकेंड का, 250 सेकेंड का। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या हो? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, एस और ई के बीच में क्या आ जाए? मून आ जाए, चंद्रमा आ जाए, यानी सूर्य की जो प्रकाश है पृथ्वी पे नहीं पड़ेगी तो क्या होता है जी? पृथ्वी पर नहीं पड़ेगी तो सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाशिक तंतु के अत्यधिक पतले आकार के बावजूद प्रकाश उनमें प्रगामी होता है क्योंकि वो ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? जो प्रकाश तंतु होता है पतले से होता है, पतले से आकार में होता है और इसमें प्रकाश उन परिगामी ऐसा यंत्र है जिसमें संकेतों को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में मदद करता है। ये किस परिघटना के आधार पे होता है? तो आंसर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला प्रश्न है, प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्यों? तो इसका आंसर होगा वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है, हवा से कांच में होकर गुजरती है, तब कौन से परिवर्ते प्रभावित होंगे? केवल तरंगदैर्ध्य तथा वेग होंगे। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग लाया जाता है? तो न से निकट और न से नतोदर, कॉनकेव, न से निकट दृष्टि दोष और न से ही नतोदर। चलिए रिवीजन हो रहा है, रिवीजन में बताना है आपको, क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वो कौन सा सिद्धांत पर काम करता है? जिसका ऑप्शन है पूर्ण अभ्यंतर या आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन, ऑप्शन डी है व्यतिकरण। तो चलिए आप अपना आंसर दीजिए इसका कि कौन से आधार पे
यह सिद्धांत पर ये प्रकाश तंतु कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, टोटल लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला में करेगा कि तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। हाँ, ये तो सही है कि तंतु जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है, यानी इसमें आधारित होता है। दूसरा क्या कर रहा है कि प्रकाशित तंतु संसार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। हाँ, ये भी सही है, ये भी होता है। दूसरा करेगा प्रकाशित तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है। हाँ, ये संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है। अगला क्या कर रहा है कि भारत में प्रकाशित तंतु का निर्माण क्या रिलायंस कंपनी करती है? नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 3, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मृग मरीच का कारण है या मृग तृष्णा। हम लोग पढ़े थे ना मिराज, वही। तो मृग का किसका कारण है? ऑप्शन ए है प्रकाश के व्यतिकरण। नहीं, ये तो गलत है। ऑप्शन बी है प्रकाश का विवर्तन में भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है प्रकाश का ध्रुवन। नहीं, ये भी गलत है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हाँ, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा उदाहरण दे। इसका कौन सा उदाहरण होगा? अभी हम लोग पढ़े हैं मिराज, यानी मृग तृष्णा के बारे में। तो चलिए, मृग तृष्णा कौन बनेगा? अपवर्तन का। नहीं, ये तो गलत है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। हाँ, ये सही है। पर किन्नन का नहीं होगा, विवर्तन का भी नहीं होगा। ऑप्शन बी है। और इसमें कुछ बतलाया गया यहाँ पे, हम यहाँ देख सकते हैं, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका कारण यही है कि आँखों का अंधेरा के प्रति कुछ समय में अनुकूलित हो जाना। हम लोग जब भी बाहर से आते हैं प्रकाश में से और अपने रूम में आते हैं तो हमें कुछ समय के लिए अपने कमरे में रखी वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो इसका कारण क्या है कि आँखों के अंधेरे के प्रति कुछ समय अनुकूलित हो जाना। अगला प्रश्न है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है यानी चमकता है? तो जिसका ऑप्शन है इसकी आणविक संरचना के कारण। नहीं, गलत है। प्रकाश के शोषण के कारण। नहीं, ये भी गलत है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हाँ, हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कुछ अन्य निहित गुण नहीं, इसमें कौन अन्य निहित गुण होगा? तो चलिए, इसका आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के त्रिविमीय 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है क्या है? इसका ऑप्शन ए है ऑडियोग्राफी। किस वस्तु को त्रिविमीय अंकित क्या होता है? ऑडियोग्राफी। नहीं, ये गलत है। ऑप्शन बी लेक्सिकोग्राफी। ये कौन सा ग्राफी? नहीं, गलत है। फोटोग्राफी। नहीं, फोटोग्राफी में नहीं होता। और ऑप्शन डी है होलोग्राफी। और त्रिविमीय का होता है जी, त्रिविमीय जो अंकित होता है ये होलोग्राफी में। होल मार्क जो होता है ना उसमें त्रिविमीय होता है। होल मार्क होता है जिसमें त्रिविमीय आकृति अंकित की जाती है। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन के संकेत, जो संकेत होते हैं दूरदर्शन के, एक निश्चित दूरी के बाद वह नहीं मिल सकते हैं। क्यों नहीं मिल सकते हैं जी? तो इसका आंसर इसमें ऑप्शन में है। ऑप्शन ए है संकेत दुर्लभ होने के कारण। नहीं, गलत है। ऑप्शन बी एंटीना दुर्लभ होने का। नहीं, गलत है। ऑप्शन सी है वायु संकेत को शोषित कर लेती है। गलत है। ऑप्शन डी पृथ्वी की सतह का वर्गाकार, इसलिए वो
नहीं मिलती है। कुछ डिस्कशन है ज्ञान की। पृथ्वी की सतह वर्गाकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि सिग्नल पृथ्वी के सतह से न टकराकर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है क्या है? जिसका ऑप्शन है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, या ऑप्शन सी अवतल दर्पण या अवतल लेंस। तो जल में जो जल ये मान लेते हैं जल है, क्या जी? जल है। जल में वायु का बुलबुला, देखते हैं हम लोग के हवा कैसे ऐसे बुलबुला होता है। हवा का बुलबुला होता है, हवा का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है, ये किसके भांति व्यवहार करता है जी? तो अवतल लेंस, ऑप्शन डी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। किसी व्यक्ति का, मान लो ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब, इसको पूरा चेहरा देखना, पूरा मतलब बॉडी का देखना पार्ट, पूरे प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का ऊंचाई कितना होना चाहिए? एक जो समतल दर्पण है इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए कि ये व्यक्ति अपना पूरा उस चेहरा को, उसमें पूरा बॉडी को उसमें देख सके? तो जिसका ऑप्शन है व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, के व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर ऐनक रख देंगे समतल दर्पण तो हो जाएगा, व्यक्ति की पूरी परछाई दर्पण में बनेगी। देखते हैं लोग। अगला है व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, व्यक्ति जितना का है उसका क्या आधा। अगला ऑप्शन है व्यक्ति की ऊंचाई का एक चौथाई, व्यक्ति जितना उतने आप में 4/4 है उसका 1/4, पाँव तक है या कहीं तक है तो उसका 1/4। और ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, व्यक्ति का जितना हाइट होगा उसका आधा, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा क्या रखेंगे जी? दर्पण को रखेंगे। तो व्यक्ति अपने पूरे शरीर को इस दर्पण में देख लेगा। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो जिसका ऑप्शन है उनतोदर या कॉन्वेक्स, ऑप्शन बी है नतोदर या कॉनकेव, ऑप्शन सी है वर्तुलाकार सिलिंड्रिकल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नतोदर, इसका आंसर होगा नतोदर यानी कॉनकेव। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, किससे ठीक किया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए है उत्तल लेंस प्रयुक्त करके, ऑप्शन बी है अवतल लेंस प्रयुक्त करके, या ऑप्शन सी समतल अवतल लेंस प्रयुक्त करके, या ऑप्शन डी समतल कांच प्रयुक्त करके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल लेंस प्रयुक्त करके। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है कैसे? जिसका ऑप्शन है उत्तल लेंस का प्रयोग कर, या ऑप्शन बी अवतल लेंस का प्रयोग कर, या ऑप्शन सी समतल अवतल लेंस का प्रयोग कर, या ऑप्शन डी समतल कांच का प्रयोग कर। तो इसका आंसर होगा अवतल लेंस का प्रयोग कर। निकट दृष्टि दोष दूर कैसे होगा, ठीक कैसे होगा? अवतल लेंस का प्रयोग कर। इसका ट्रिक है निकट आओ, मतलब हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं कि और निकट आओ, तो निकट आओ, तो निकट से निकट दृष्टि दोष, आओ से अवतल दृष्टि दोष। अवतल लेंस कहेंगे अवतल लेंस, निकट से निकट दृष्टि दोष और आओ से अवतल लेंस। और दूर में क्या होगा? दूर उत्तल लोग ना कहते हैं दूर, तो दूर उत्तल, दूर में उत्तल लेंस, निकट में अवतल लेंस। आँख की जो बात हो, नेत्र की बात हो, तो इसमें लेंस का उपयोग होता है,
ना कि दर्पण का। लेंस का उपयोग होता है ना कि दर्पण का। इसमें लेंस का उपयोग होता है नेत्र में। अगला प्रश्न है, आकाश नीला लगता है क्यों? आकाश नीला लगता है क्यों? जिसका ऑप्शन है ए, सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। जिसका ऑप्शन बी है, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। और तीसरा प्रश्न का ऑप्शन है, नीला रंग नेत्र को अधिक सुगराही है। ऑप्शन डी है, वायुमंडल दीर्घ तरंग को लघु तरंग का अवशोषित करती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। आकाश नीला लगता है क्यों? क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। अगला प्रश्न है, कार के पीछे के यातायात को देखने या दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है बेलनाकार दर्पण, और ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, और ऑप्शन डी है समतल दर्पण। तो चलिए इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। किसी भी कार, मान लेते हैं कार है, कार के यहाँ पे जो साइड मिरर होता है पीछे देखने के लिए, तो इसमें साइड मिरर कौन सा दर्पण लगा होता है, कौन सा शीशा लगा होता है, दर्पण लगा होता है? तो कहेंगे उत्तल दर्पण। और यही पूछ देता कि हेडलाइट में, यहाँ पर दो लाइट होती है ना हेडलाइट, तो हेडलाइट में कौन सा होता है जी? अवतल दर्पण। हेडलाइट में अवतल दर्पण। और दाढ़ी बनाने में, हजामती में, डॉक्टरों का उपयोग में सब कौन सा दर्पण आएगा? अवतल दर्पण का उपयोग।